नमस्कार दोस्तों 2016 में जो नोटबंदी की गई मोदी सरकार द्वारा, उसको लेकर राहुल गांधी हमेशा मोदी सरकार पर हमला करते रहे कि नोटबंदी एक बड़ा घोटाला है। इसके कारण जो गरीब दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको नुकसान हुआ है। वो गरीब लोगों को इसके लिए परेशानी उठानी पड़ी। दोस्तों, उनकी ये बात तो सही थी कि गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और छोटे दुकानदारों को नोटबंदी से नुकसान हुआ। तो लेकिन वो जो बार बार ये कहते थे कि नोटबंदी बड़ा घोटाला है और इससे मोदी सरकार ने अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाया, मोदी जी ने। तो दोस्तों, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि घोटाला कैसे है, क्योंकि नोटबंदी बहुत कुछ हो सकती है लेकिन घोटाला नहीं हो सकती। नोटों को बंद करने से किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इस करके दोस्तों ये मानने को मैं तैयार नहीं था, लेकिन राहुल गांधी जी की बात अब सच साबित हो गई है। नोटबंदी वाकई घोटाला था और बड़ा घोटाला था। तो दोस्तों, अब इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि घोटाला कैसे था। दोस्तों, इस घोटाले की कहानी को समझने के लिए हमें एक व्यक्ति पर नज़र रखनी होगी। वो है अरविंद मायाराम, जो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके आर्थिक सलाहकार हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो दोस्तों, अब ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को मजबूर होकर नोटबंदी करनी पड़ी। आखिर नोटबंदी घोटाला कैसे थी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं 2004 से, जब यूपीए सरकार सत्ता में आई, जो इसके वित्त मंत्री बने पी चिदम्बरम जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह जी। जब वित्त मंत्री बने अपने चिदम्बरम जी, तो इन्होंने एक कंपनी को ठेका दिया। किस चीज़ का ठेका दिया? ठेका दिया नोट छापने का, जो मटेरियल होता है उसकी सप्लाई का, जिसमें करेंसी नोट के पेपर थे और सिक्योरिटी थ्रेड जो यूज़ होता है एक नोट के अंदर पट्टी डाली जाती है वो, और बाकी जो मटेरियल होता है उसके लिए उस कंपनी को ठेका दिया गया। कंपनी थी यूके की, नाम था डेलारू। और डेलारू कंपनी को जब ये ठेका दे दिया गया तो वो सप्लाई देने लगी। और 2005 में ये हमारे महान जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये आए। उस टाइम वे ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर ये वित्त मंत्रालय में आए 2005 में। इनकी दोस्ती हो गई डेलारू वालों से और इनको एक अलग विंग बनाकर नोट की छपाई के, नोटों से संबंधित जो भी काम था सौंप दिया गया। दोस्तों, ये काम सब चलता रहा। दोस्तों, 2008 में फाइनेंस मिनिस्ट्री से पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्ट्री में चले गए और फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ गए हमारे प्रणब मुखर्जी जी। दोस्तों, 2008 के बाद 2010 में प्रणब मुखर्जी जी को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक रिपोर्ट दी कि जो एजेंसी आपको, जो कंपनी आपको नोटों के मटेरियल की सप्लाई कर रही है, वही कंपनी पाकिस्तान को उन्हीं नोटों की सप्लाई कर रही है, उन्हीं मटेरियल की सप्लाई कर रही है। इसके साथ ही वो जो कंपनी है पाकिस्तान के नोटों की छपाई भी कर रही है। दोस्तों, जो ये ठेका दिया गया था इस कंपनी को, डेलारू कंपनी को, करेंसी मटेरियल सप्लाई करने के लिए, उसमें ये कंडीशन थी कि वो कंपनी किसी भी दूसरे देश को, ऐसे देश को जो ख़ास तौर पे हमारे देश का दुश्मन हो, उसको इन चीज़ों की सप्लाई नहीं करेगी, इन मटेरियल्स की सप्लाई नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो कंपनी ऐसे मटेरियल की सप्लाई जो बहुत सेंसिटिव होता है किसी दूसरे देश को, एक दुश्मन देश को करती है, तो वो उसी मटेरियल का इस्तेमाल करके नकली नोट छाप सकता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान कर सकता है। दोस्तों, इस कंपनी ने ये भी लिख के दिया था कि जो मटेरियल, जो सिक्योरिटी थ्रेड वो इस भारत को सप्लाई कर रही है, उसका पेटेंट उसके पास है। जबकि 2004 में उसके पास पेटेंट नहीं था, उसने सिर्फ अप्लाई किया हुआ था। वो 2010 में जब भी रिपोर्ट आई, पता लगा कि ये कंपनी पाकिस्तान को भी सारा मटेरियल सप्लाई कर रही है, तब भी उसके पास पेटेंट नहीं था। उसको पेटेंट मिला 2011 में जाके। जब ये बात पता लगी प्रणब मुखर्जी जी को, वो बहुत नाराज़ हुए। उन्हें पता लगा कि ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और जो ये मटेरियल पाकिस्तान को सप्लाई किए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा होगा और हुआ होगा। तो उन्होंने इस कंपनी को बैन करा दिया। उन्होंने इसके लिए पी चिदम्बरम जी को लिखा और कहा कि इस कंपनी को बैन करो। उसको बैन कर दिया गया। इसके बाद उसका ठेका रद्द कर दिया गया, दूसरी कंपनी को दे दिया गया। दोस्तों, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो चलो माना जा सकता था कि इस देश में जो हमारे पी चिदम्बरम जी है और दूसरे जो अफसर थे, उनकी लापरवाही रही होगी या उन्हें पता नहीं लगा होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2012 से, जब पी चिदम्बरम जी फिर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और प्रणब मुखर्जी जी हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब 2012 में चिदम्बरम जी आते हैं तो उनके पास जो ये अरविंद मायाराम जी थे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, इनको वहाँ से भेज दिया गया था दूसरी मिनिस्ट्री में। ये चिदम्बरम जी के आते हुए फिर
फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाते हैं और इस बार ये फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे आते हैं, पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब दोस्तों, अभी जो माया राम जी हैं अपनी माया फैलाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से क्या करते हैं, ये बुलाकर उसी कंपनी को, डेलारू कंपनी को बुलाकर 2012 में फिर दोबारा ठेका दे देते हैं, ऑर्डर देते हैं सप्लाई का, और जबकि विदाउट टेंडर देते हैं। बिना टेंडर के 1688 करोड़ का मटेरियल सप्लाई का ठेका देना एक बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन वो दे देते हैं बिना टेंडर के, बिना किसी फाइनेंस मिनिस्टर के पूछे हुए, क्योंकि वहाँ पे इस पता लगा कि इस जो ऑर्डर है, जो सीबीआई ने इंक्वायरी की, अब तक जो जांच हुई है उसमें पता लगा है कि इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी कंसेंट नहीं ली गई है, बिना उनकी मर्जी के ये ठेका दे दिया गया। तो दोस्तों 2012 में जब दे दिया गया, 3 साल 2012, 13, 14 ये सप्लाई यूं ही चलती रही। दोस्तों 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंप्लेंट मिली अफसरों की कि जो ये डेलारू कंपनी है, जो करेंसी मटेरियल से रिलेटेड सामान सप्लाई कर रही है, विदाउट टेंडर कर रही है, वो उस कंपनी का जो मटेरियल है वो काफ़ी घटिया क्वालिटी का है। तब इस सरकार ने इसको मामले को गंभीरता से लिया और ये जो ऑर्डर था कैंसिल कर दिया, क्योंकि टेंडर तो था ही नहीं जो टेंडर कैंसिल करना पड़ता। दोस्तों 2015 में मोदी सरकार ने इसी मटेरियल का, करेंसी जो प्रिंटिंग का मटेरियल था, उसके सप्लाई देने का नया टेंडर दिया, और जिस कंपनी ने वो टेंडर लिया वो उस आधे रेट पे लिया, अर्थात 2005 में जो मटेरियल का रेट था वो 2015 में उससे आधे रेट पे दिया गया। इससे पता लगता है कि बहुत महंगे रेट पर सप्लाई दी जा रही थी। ना केवल गलत तरीके से टेंडर दिया गया था, ठेका दिया गया था, बल्कि बहुत महंगे रेट पे दिया गया था। 2005 के हिसाब से देखें तो 3-4 गुना बड़े रेट पे दिया गया था। दोस्तों ये तो घोटाला था ही, लेकिन दोस्तों 2015 में मोदी गवर्नमेंट को आरबीआई से एक रिपोर्ट मिली कि जो नोट वो प्रिंट कर रही है उससे कहीं ज़्यादा नोट उसको वापस आ रहे हैं। मतलब कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें नकली नोट बहुत ज़्यादा आ गए थे। आरबीआई अगर 100 नोट छाप रही थी तो उसको 130, 125 वापस आ रहे थे, 140 वापस आ रहे थे। आरबीआई ने यह बताया कि देश में नकली नोट बहुत ज़्यादा आ गए हैं और नकली नोटों की क्वालिटी, मटेरियल वही है जो हमारे पास है। इसका मतलब ये था कि जिस कंपनी ने हमें मटेरियल सप्लाई किया था करेंसी नोट संबंधी, उसको पाकिस्तान को भी किया था। वो पाकिस्तान की आईएसआई बड़ी मात्रा में नकली नोट छापकर इस देश में भेज रही थी, डंप कर रही थी। और जो नकली नोट थे इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि उनको पहचाना नहीं जा सकता था किसी भी मशीन से कि वो नकली हैं। आम जनता के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, इसलिए नकली नोट दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन थे बहुत ज़्यादा। इसलिए जब मोदी सरकार को जब ये पता लगा, तब मोदी सरकार ने 2016 में जाकर नोटबंदी करी। दोस्तों नोटबंदी का ये बहुत बड़ा रीजन अब सामने आया, क्योंकि मोदी सरकार जो कह रही थी उसकी वजह स्पष्ट नहीं थी। दोस्तों नोटबंदी को असफल और फेल साबित कर दिया गया, क्योंकि नोटबंदी के बाद आरबीआई को जो उसके नोट जारी किए थे उसमें 97% वापस आ गए थे। इस करके ये देश में फैला दिया गया कि नोटबंदी असफल होगी, जबकि वास्तविकता ये थी कि 98% तो वापस आए थे, जबकि 130-140% आने चाहिए थे, क्योंकि नकली नोट बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि इसके बावजूद जबकि हमें पता लगा कि नकली जो नोटबंदी के बाद बहुत से लोगों ने अपने नोटों को जला दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, अपना कहीं कूड़े में फेंक दिया, नदियों में बहा दिया। हमने ये फ़ोटो में देखी हैं। नोटबंदी के टाइम लोगों को पता लगा है। ठीक है, नोट बदल दिए गए, ज़्यादातर हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम था उन्होंने उसमें ऐसे लूप होल थे बदले गए। इसके बावजूद दोस्तों नोटबंदी को असफल घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद में ये मीडिया में रिपोर्टें फैल रही थी कि पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में अरबों खरबों की संख्या में नोट छापकर आईएसआई बैठी हुई है और वो इस देश में डंप करने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों उस वक्त क्या हुआ था हमें नहीं पता। अब मोदी सरकार ने पूरी तरह से देश में ये बात नहीं पहुंचाई, दुनिया को नहीं बताया कि नोटबंदी करने की असली वजह क्या थी। अब जो असली वजह सामने आ रही है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों हो सकता है मोदी सरकार ने इस नोटबंदी का सही रीजन इसलिए जनता के सामने नहीं रखा, देश के सामने नहीं रखा, दुनिया के सामने नहीं रखा, क्योंकि इस देश की करेंसी में, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जो नोट थे उसमें 30-40% नकली नोट घूम रहे थे। अगर दुनिया जान जाती कि इस देश की करेंसी में 30-40% नोट नकली हैं तो कितनी बेइज्जती होती, देश का कितना अपमान होता,
देश की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी चोट पहुंच सकती थी। तो दोस्तों, देश की बहुत ज़्यादा बदनामी होती। शायद इस मोदी सरकार ने इस बदनामी से बचाने के लिए नोटबंदी का असली रीजन सामने नहीं लेके आए। वो ठीक है, मोदी सरकार कह रही थी कि नकली नोटों की समस्या के लिए, आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद को रोकने के लिए, ड्रग्स की समस्या को रोकने के लिए वो नोटबंदी लेकर आई है, लेकिन जो समस्या की गंभीरता थी उसको देश में नहीं बताया गया। दोस्तों, देखते हैं इस मामले में क्या होता है। मायाराम जी की माया कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक पता लगता है कि इस देश में जो ये नकली नोटों का जाल बिछाया गया उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। आने वाला समय बता सकता है। हो सकता है आने वाले समय में हमें पता लगे और हो सकता है ना पता लगे, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो पूरी बातें सामने आना शायद संभव ना हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो असली अपराधी हैं इसके, वो पकड़े जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।